तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पे सेट 1 का जो आपको मैं बताया था, उस सेट 1 का मैथ का जो आपका मॉडल पेपर है उसका हम यहाँ पे पार्ट 2 लाएँ और एक भी क्वेश्चन आपका छोड़ने नहीं जा रहे हैं बच्चों। बहुत ही डिटेल में और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। सिर्फ पीडीएफ पूरा मत देखा कीजिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, उसको उनसे उन्हीं को लॉस होगा, पिछले साल वाले बच्चों की भांति। और जो बच्चे पिछले साल ध्यान से देखे थे सभी वीडियो और उसके बाद नोट किए थे, अपने से बनाए थे हाथ से लिख के देख के, तो वो बच्चों को फ़ायदा हुआ था, भले ही उनको नॉलेज है हो या ना हो। देखिए, हमेशा तेज़ बनना अच्छा नहीं होता है। आप लोग जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग कॉपी करते चलिए, हाथ से लिखते जाइए, बनाते जाइए, तो आदत हो जाएगा। उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए बच्चों, सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो बच्चों, आगे क्या दिया हुआ है आपको। एक मीनार दिया हुआ है। देखो, एक मीनार हम बना देते हैं, चलिए, ठीक है। और उस मीनार की ऊंचाई आपको पता नहीं है, लेकिन उसके पाद बिंदु से, जो उसकी पाद बिंदु है वो मान लेता हूँ C है ना, वहाँ से दूरी 15 मीटर है। आप क्वेश्चन में देख सकते हो 15 मीटर है। और वहाँ से जो उन्नयन कोण बनता है बच्चों, यहाँ से जो बिंदु C से पाद बिंदु से, वो 60 डिग्री आपको प्रश्न में दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो 60 डिग्री हम यहाँ पे लिख देते हैं। और AB मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं। AB इसका मतलब कि हम दे देते हैं नाम, और C हो गया। इसकी ऊंचाई हमको फाइंड आउट करनी है बच्चों, पता करनी है, ठीक है, H। ठीक, कैसे पता करेंगे चलिए देखते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, मीनार जब भी खड़ा होता है तो वो ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है, तो 90 डिग्री आपको प्रश्न में भी दिया हुआ है, तो 90 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे आपको प्रश्न बनाना है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो देखिए कैसे लिखिएगा, माना, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, माना AB, और साथ साथ में आप लोग लिखते चलिए, नोट करते चलिए। माना AB मीनार है ना, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर है ना, खड़ा है, जिसकी ऊंचाई है ना, माना H है। क्या मान लिए हम, H है, H है, ठीक है। जहाँ राइटिंग खराब है आप लोग अपने से हम बोल दे रहे हैं, सुन लीजिएगा। पाद बिंदु है ना, C से मीनार के शिखर का है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, क्या लिखिएगा, उन्नयन कोण कितना है बच्चों, 60 डिग्री है ना, समझ में आया। और अब डायरेक्ट यूज कर लीजिए फॉर्मूला, है ना, क्या है कि 2 नंबर का है, तो tan C का वैल्यू क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार होता है, अभी हम बताए थे, लंब बटे आधार। अब देखिए, C के लिए, कौन C के लिए लंब कौन है, तो ये है, कौन C के लिए ये है, तो क्या लिखेंगे, AB डिवाइड बाई आधार, देखो ये है BC, और BC हमको पता है। और tan क्यों लेंगे बच्चों, मैं एक चीज़ और बता दूं कि tan क्यों लेंगे। tan इसलिए लेंगे कि लंब बटे आधार में हमको ये पता करना, और ये दिया हुआ है, आप उसी को लीजिएगा, वही त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको यूज करना चाहिए, जिससे आपका एक चीज़ पता और एक चीज़ पता ना हो। तो देखो, एक चीज़ पता है और इसका वैल्यू भी हमें पता है tan का, है ना, तो ये वाला पता चल जाएगा। और अगर यहाँ पे ये H रहता और यहाँ पे ये रहता, ये वाला 15 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ रहता, तो फिर हम क्या यूज करते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ, P और H, तो P/H किस में होता है, तो साइन C यूज करना पड़ता अगर ये दिया रहता तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूज करने आप लोग सीख लीजिए। तो tan C का देखो बच्चों, यहाँ tan का कितना दिया हुआ है, C का वैल्यू आपको 60 डिग्री है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं ना, tan C का वैल्यू 60 डिग्री है। अब लंब देखो, लंब हमको H माने थे AB, और BC का हमको 15 पता है बच्चों, है ना। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू मैं बता देता हूँ कितना होता है। tan 30 का पहले याद रखिए, tan 30 का होता है 1/√3, ये यूज होता है ज़्यादा इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और tan 45 डिग्री का बच्चों, 45 डिग्री का 1 होता है, ये सभी चीज़ें याद रखिए। tan 60 डिग्री का मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, √3 होता है, तो √3/H/15। देखो यहाँ पे इसका मतलब कि बटा एक छिपा हुआ रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बच्चों, H = 15√3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ बढ़ा के आगे थोड़ा सा लिख दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, ऐसे लिख दीजिएगा, है ना। अतः मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर होगा। बस इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या पूछ रहा है आपको दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे हमें प्राप्त है, जो हमें दिया हुआ है वही लिख देंगे, हमें प्राप्त है ना। क्या दिया हुआ है बच्चों, tan A = क्या दिया हुआ बच्चों, cot B। अब देखो यार, ये तो आपको दिया हुआ है, A + B का वैल्यू पूछ रहा था, तो दोनों को कोट में लाएंगे तभी तुलना कर पाएंगे। और आप लोग एक फॉर्मूला में बताए थे, आप लोग जान रहे होंगे, आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ कि 90 डिग्री - थीटा = tan थीटा होता है ना। कोट और tan में इंटरचेंज होता है, तो यहाँ पे tan को हम लोग कोट में बदल देंगे तो दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा। तो आप लोग देखिए ऐसे कीजिएगा, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, cot 90, 2 नंबर का है तो उतना लोड नहीं लेना है, 90 डिग्री - A = cot B। अब देखो, जब सेम इधर है
है ना, त्रिकोणीय अनुपात, तो उसके कोण को हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो सीधा आप आगे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ये वाला अंदर वाला पार्ट लिखिएगा, 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी। अब ये सारी चीज़ों में आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। आप लोग ये इसको ले जाइए और फिर उलट दीजिए, सीधा कर दीजिए, तो आपको ये हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख दीजिएगा अथवा ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था और ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखिएगा तो बहुत ही आसान लगेगा एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो बच्चों क्या बोल रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है और उसको 5:8 में विभाजित करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आसान है बच्चों और आप लोग अपने से कर सकते हैं, लेकिन चलिए फिर भी मैं डिक्टेट कर देता हूँ और मैं आपको बता दूं बच्चों कि आपको अपना स्केल और इसमें जो रूलर होता है वही सब चीज़ें यूज़ करनी है। आपको अपना प्रकार यूज़ करना है, कंपास यूज़ करना है जिसको बोलते हैं, और बनाना है। तो देखो बच्चों इसको मैं प्रोसेस बता देता हूँ, आप लोग उस प्रोसेस को कीजिएगा तो बना लीजिएगा। 7.6 सेंटीमीटर को आपको 5:8 में भागना है। तो क्या करेंगे, पहले 7.6 सेंटीमीटर का हम पहले रेखा खींच लेंगे। किसकी मदद से खींचेंगे, स्केल में। स्केल में दिया हुआ रहता है ना 7.6 ही खींचना। अगर उतना खींचना नहीं जानते हो तो फिर तो तुम 5-6 का चीज़ भी नहीं जान रहे हो, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो देखिए ये 7.6 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा ये 7.6 सेंटीमीटर है। यहाँ ए बी नाम दे दीजिए, ठीक है। देखो इसको 5:8 में विभाजित करना है 5:8 में। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो 5:8 में इसको विभाजित करना है, तो 5 और 8 जोड़ के कितने होते हैं, 13। तो इसको हम 13 भाग में अगर हम बांटे तो 5 भाग 1 को दिखाएगा और 8 भाग 1 को दिखाएगा। 8 5 13 हुआ ना, मतलब 5 हिस्सा ये खाएगा तो 8 हिस्सा ये खाएगा, ये कहने का मतलब है। तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, तो देखो इसको क्या करना बच्चों, एक इधर से कोई भी रेखा खींच लेना, कोई भी कोण बनाते हुए, कोई मतलब नहीं कितना कोण भी, कोई भी कोण पे खींच सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खींच लेना। और देखो प्रकार में इतना सा ले लेना, जैसे बता देता हूँ मैं, जैसे कि प्रकार में इतना सा, इससे भी थोड़ा कम ही, इतना का अंतर में ले लेना। देखो ऐसे करके थोड़ा सा ले लेना और काटते चलना। देखो कैसे काटना बता रहा हूँ मैं, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। फटाफट बना लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ छोटा सा नाप लेना, ऐसा नाप लेना कि यहाँ पे 13 भाग में बढ़ जाए। देखो ऐसे करके छोटा सा एकदम एक भाग, फिर यहाँ से जाके ऐसे घुमाना, 2 भाग कटेगा, 3 भाग कटेगा, ठीक है। कैसे कटता है आप लोग देखेंगे प्रकार में। देखो एक छोटा सा ऐसे ले लेना दागी, देखो ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आप लोग को। अगर ऐसे मैं ले लिया हूँ, देखो ऐसे, अगर यहाँ काटा तो फिर यहाँ से ऐसे करके फिर ऐसे काटूंगा, फिर ऐसे करके ऐसे काटूंगा, फिर ऐसे करके ऐसे काटूंगा, घुमा के। देखो ऐसे एक बार ले लिया, फिर बदलना नहीं, देखो ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ रखेंगे अभी दूसरा सिरा को, फिर ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ रखेंगे एक सिरा को नहीं कुछ करना है, फिर यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ काटेंगे, फिर पूरा पीछे वाला यहाँ रखेंगे, आगे वाला यहाँ से काटेंगे, फिर पीछे वाला यहाँ रखेंगे, आगे से यहाँ काटेंगे, फिर पीछे वाला यहाँ रखेंगे और आगे से ऐसे काटेंगे, फिर पीछे वाला यहाँ रखेंगे, आगे से ऐसे काटेंगे। इस तरह करके काटते जाना है। आपको 13 भाग काटना है। कैसे काटना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग 13 भाग में काट लेते हैं, आप लोग को अब समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अगर इतना चीज़ नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आपने एकदम पढ़ाई नहीं की है, आपको प्रकार से काटना भी नहीं आता है, तो फिर बहुत दिक्कत होगी। तो देखो इस प्रकार में इसको 13 खंड में काटना है। तो देखो हम काट लेते हैं, 1 2 3 4, सभी बराबर कटेंगे उस प्रकार की मदद से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक मैं काट लिया हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 खंड में आ गया। अब देखो जो सबसे लास्ट सिरा जहाँ रहेगा बच्चों, देखो यहाँ पे बिंदु जो दिख रहा है, ये बिंदु, उससे इसको मिला देना है। किसकी मदद से, तो स्केल की मदद से खींच के मिला देना इसको। स्केल तो आप लोग जानते होंगे ना, इतना चीज़ तो समझ ही पा रहे होंगे। तो इसको करके इसे मिला देना, देखो ऐसे करके यहाँ पे मिल गया बच्चों। अब तुम लोग को क्या करना है, सुनो मैं बता रहा हूँ। आपको प्रकार में देखना है कि यहाँ कितना एंगल बन रहा है, कितना कोण बन रहा है। देखो यहाँ पे कितना इसका प्रसार है। आप एक काम कीजिए, कोई भी प्रकार का एक फैलाव ले लीजिए, ऐसे करके कोई भी फैलाव मतलब कि कितना भी तरह का, और यहाँ पे एक बिंदु सिरा रखिए और घुमा दीजिए। देखिए मेरे पास प्रकार नहीं था, नहीं तो फिर बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो ऐसे करके और ऐसे करके फिर ऐसे करके घुमाओगे, ऐसे करके रख के ऐसे घुमाओगे तो ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा। अब याद रखिए ऐसे जो कटा उसका यहाँ पे सिरा नाप लीजिए प्रकार से। देखिए ऐसे नाप लीजिएगा, एक यहाँ रखिएगा और एक यहाँ, ऐसे करके नाप लीजिए। और यही सिरा आपका कितना से जाना चाहिए, 5 नंबर से, ठीक है, 5 नंबर से। तो देखो 1 2 3 4 5, पाँचवा सिरा यहाँ आया, देख रहे हो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से रख के यही सिरा यहाँ से तुमको ऐसे पहले पूरा घुमा लो, पूरा घुमा लिए और ये वाला फिर काट देना। यहाँ देखो बदलना नहीं है, फैलाव को बदलना नहीं। अगर फैलाव को बदल दिए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोला अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम मान दे देते हैं A1 A2 A3, ऐसे ऐसे करके नाम दे देना, A4 A5 A6 A7 A8 A9। मैं बोल दे रहा हूँ, अगर छोटा दिख रहा है तो A10 A11 A12
ये 13 नंबर दे दिया। अब देखो यहाँ पे जो कोण बना है यही कोण यहाँ से बनेगा, ये 5 से देखो यहाँ से इसको मैच कर देना। अब यहाँ वाला बिंदु और यहाँ से इसको मैच कर देना। देखो ये पैरेलल आएगा, ठीक है। मेरा वाला में उतना अच्छा से नहीं दिख रहा है लेकिन पैरेलल आएगा। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि 5 खंड में 8 खंड में कैसे इसको बांटना है। ये वाला जो रहता है माप और ये वाला माप आप लोग का बराबर जाना चाहिए, ठीक है। और ये फैलाव भी समान रहना चाहिए, तो आपका सही बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरा पेन आगे पीछे हो जाता है तो इसलिए गड़बड़ हो गया, तो आप लोग ऐसे ये बना लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। आपको ऐसे लिखना है, दिया एक वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर। आपको पता है कि क्या बोला गया है, क्या बोला गया, ध्यान से सुनिए कि एक वृत्त होना चाहिए जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो देखो ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है और ये दोनों जो स्पर्श रेखा खींचे जाएंगी बच्चों ऐसे करके, ये स्पर्श रेखा जो खींची गई हैं, मान के इसको चलिए हम केंद्र O ले लेंगे और इसका हम जो स्पर्श रेखा खींचे हैं, चलिए इसको BT AT ले लेते हैं। यहाँ पे T ले लेते हैं, यहाँ पे A और यहाँ पे B, ठीक है। तो कोण BTA, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण जो मैं दिखा रहा हूँ इसे, ये 60 डिग्री होना चाहिए। कोण BTA 60 डिग्री होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, चलिए हम लोग दिखाते हैं स्पर्श रेखा खींचेंगे कैसे। तो ऐसे आपको लिखना है, रचना करनी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं जो एक दूसरे पर 60 डिग्री पर कोण बनाती हो। तो याद रखिए बच्चों, ध्यान से मेरा बात समझना है, यहाँ पे ध्यान से समझना कि देखो यहाँ पे जब ये 60 डिग्री है, जहाँ पे मैं दाग दे रहा हूँ, यहाँ पे जब 60 डिग्री है तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों, जब जहाँ पे अभी मैं दाग दे रहा हूँ तो वहाँ कितना हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग इसका चतुर्भुज बन रहा है 360 डिग्री होता है। तो ये 90 होता है। स्पर्श रेखाएं जब भी बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये 90 डिग्री याद रखिए, ये अपने आप 90 डिग्री है। स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनाती है और ये 60 डिग्री है। तो 60, 90 और 90, तो ये कितना बचा बच्चा, तो 360 में, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 होता है, तीनों को जोड़ के घटा देंगे, ठीक है। क्योंकि चारों का जोड़ आपको दिया हुआ है, तो ये तीनों का जोड़ इसका और इसका घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा हमको। देखो ये वाला, ठीक है। तो यही किया हूँ मैं, 120 डिग्री आ गया, देखो ये वाला, तो 120 डिग्री ये कोण होगा। अब चलिए हम लोग रचना करते हैं, इसी का यूज होगा। तो ऐसे आप लोग को लिख देना है बच्चों, देखो कि मानव वृत्त पर केंद्र तथा PT और BT, इसकी 2 स्पर्श रेखाएं, देखो यहाँ पे मैं PT और BT मान ले रहा हूँ, इसकी 2 स्पर्श रेखाएं जिनकी बीच का कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ से समझिए एक बार, ऐसे है और यहाँ पे T यहाँ पे है, थोड़ा सा ये लकीर अच्छा नहीं किया है, हाँ अब ठीक जा रहा है। ये 60 डिग्री है बच्चों, ठीक है। ये आपका जो यहाँ से मैच हुआ है ये 5 सेंटीमीटर का है, क्योंकि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की है। और ये जो बना है T, BT और PT हम खींचे, देखो यहाँ P है नीचे और यहाँ ऊपर B है। तो ऐसे करके रचना करेंगे, चलिए देखते हैं। और याद रखिए कि अंदर वाला जो कोण बना है ये वाला, ये 120 डिग्री का होगा, अभी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, कैसे निकाला देख लिए, कोण POB निकाल देंगे 120 डिग्री, ठीक है। ऐसे पता चला कोण POA 60 डिग्री होगा। चलिए हम लोग बना के देखते हैं। देखो बच्चों क्या करना, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेना, मैं जो बोलते जा रहा हूँ सुनो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेना स्केल में, देखो ये स्केल है, इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके गोलाकार यहाँ पे खींच देना, ठीक है। और कहीं पे भी 2 बिंदु मान लेना A और B, ठीक है। ऐसा जगह मानना कि तिर्यक रेखा उधर ही बने, देखो ऐसे करके या ऐसे करके, ऐसा नहीं कि ऐसे मान लेना। देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे A और B नहीं मान लेना ऐसे करके, नहीं तो फिर क्या होगा, तिर्यक रेखा ऐसे खींचा जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो। तो यहाँ लोगे तो यहीं पे तिर्यक रेखा खींचेंगे, या तो इधर से या तो इधर से। तो देखो हम यहीं पे ले लिए, ऊपर A ले लिए, नीचे B ले लिया, बीच में केंद्र O ले लिए और दोनों को मैच कर दिया, तो ये व्यास खींचा गया, तो ये एक व्यास हो जाएगा AB। अब देखो क्या करेंगे सो बच्चों, अब हमको क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि मुझे केंद्र में 120 डिग्री बनाना है। कहाँ पे, केंद्र में O पे। तो O पे 120 डिग्री बनाने के लिए आपको 60 डिग्री बनाने आता होगा प्रकार से। क्या करते हैं बच्चों, कोई भी एक प्रकार का इतना बड़ा सा सिरा ले लेंगे इतना, और उसको बदलना नहीं। याद रखिएगा जो कंपास जो मैं चित्र बनाया कंपास का, इसका सिरा नहीं बदलना चाहिए। सिरा मतलब कि बोल रहा हूँ कि जो फैलाव है, ये वाला फैलाव है, बदलना नहीं चाहिए। एक जगह कस दो, कस देने के बाद क्या होगा कि एक चाप खींच दो। देखो एक चाप यहाँ पे जैसे मैंने खींचा है, केंद्र में O रख लीजिए और ऐसे करके चाप खींच दीजिए, ठीक है। ऐसे चाप खींच लीजिएगा और वही चाप है ना। अब ये वाला जो सिरा देखो, जहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ, जो मतलब कि नींव वाला है और एक पेंसिल वाला, एक पेंसिल वाला सिरा, एक नींव वाला सिरा। तो नींव वाला सिरा जो अब यहाँ रखा हुआ है, अब यहाँ रख देंगे और पेंसिल से जब काटेंगे तो चाप यहाँ कटेगा और वो 60 डिग्री का कोण बनेगा। आप लोगों को पता होगा। तो देखिए यहाँ से 60 डिग्री का कोण मैंने बना दिया है बच्चों। यहाँ पे जो सिरा रखा था, अब यहाँ पे सिरा रखा हूँ और पेंसिल चला दिया हूँ, तो चाप बन गया। तो याद रखिए 60 डिग्री का कोण बनता है। अब एक बार और घुमाएंगे तो 120 डिग्री का कोण बनेगा। आप लोग को ये सभी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखिए। तो देखो इसको मिला दिए बच्चों, तो ये मिला दिए तो 60 डिग्री
डिग्री का बन गया। अब आप लोगों को पता होगा ये 60 डिग्री का है। अब ये वाला जो आपका है ये तो आपको रैखिक युग्म बना रहा है ना। रैखिक युग्म मतलब आप लोग पढ़े होंगे कि ये 180 डिग्री का होता है पूरा पूरी। तो 180 डिग्री में जब ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री होगा ना बच्चों। ध्यान से सुनिए, 180 डिग्री है तो ये वाला कितना बच जाएगा, ये वाला। तो 120 में 60 घटेगा तो 120 हो जाएगा ना, 180 में 60 घटेगा तो 120 हो जाएगा ना। तो 120 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 120 डिग्री मैंने लिख दिया बच्चों। अब यहाँ क्या करना है बच्चों, देखो ये वाला बिंदु हमको मिला देना है, देखो ये वाला, ठीक है। देख रहे हो कैसे मिलाएं, ये वाला आपको मिला देना है क्योंकि ये आपका 120 डिग्री हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो रेखा हम लोग मिलाए थे ये आपका, ये आपका 120 डिग्री का बन गया बच्चों, बीच में 120 डिग्री का। अब मैं दोनों चाप इसी पर खींचूंगा, है ना, ताकि आपका दोनों स्पर्श रेखा इसी के ऊपर खींचूंगा। तो देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि अब स्पर्श रेखा एक यहाँ पे खींचूंगा और यहाँ पे। अब ए का कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान से सुनना। अब मेरा जो स्पर्श रेखा खिंचाया जाएगा वो बी और ए से खींचा जाएगा क्योंकि बीच का 120 हो गया है। तो अब हम जब यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना देंगे और यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना देंगे तो 90 90 और 120, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 60। अभी आप लोगों को पहले जोड़ के मैंने दिखाया था, उल्टा प्रोसेस में जाना है। पहले 60 डिग्री नहीं खींचना, पहले 120 डिग्री खींचोगे तो 60 अपने आप बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमको 90 डिग्री खींचना और यहाँ पे भी 90 डिग्री खींचना। तो कैसे खींचेंगे बच्चों, तो आप लोगों को पता होगा कि प्रकार में दो सिरा ऐसे ले लीजिए कस के, है ना। एक बार चाप घुमाइए, फिर एक बार चाप यहाँ कटेगा और एक बार चाप यहाँ काटना है, फिर यहाँ पे रख के यहाँ काटना है और यहाँ पे रख के यहाँ काटना है। और ये वाला आपको जो रेखा यहाँ से कट जाएगा वो 90 डिग्री का कोण बनता है। आप लोगों को पता होगा ये सारी चीज़ें। तो चलिए हम लोग एक चाप घुमा लिए, देख लीजिए। अब उस चाप से हम लोग देखिए एक बार रेखा को काट दिए हैं, ध्यान से देखिए कहाँ काटा है मैंने, ठीक है। देखो यहाँ से समझेगा, देखो बी बिंदु पर मैंने यहाँ पे काटा है, मतलब कि बी बिंदु को केंद्र मान के एक चाप बनाया। और चाप बनाने के बाद बी बिंदु के देखिए एक जगह यहाँ पे काटेगा 60 डिग्री, देखो यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काटा, दो जगह काटा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे रख के यहाँ पे एक सिरा रख लिया मैंने, तो एक बार यहाँ काटा और एक बार फिर यहाँ पर सिरा रख दिया, तो यहाँ काटा, दो बार कट गया तो 120 डिग्री हो गया। अब ये जो 60 डिग्री और 120 डिग्री है इसका हम समद्विभाजन कैसे करेंगे, तो एक बार यहाँ रख के काटेंगे और एक बार यहाँ रख के काटेंगे, तो ये 90 डिग्री में मैच कर जाएगा। देखो कैसे करेगा, तो देखो वही मैंने किया बच्चों, यहाँ पर एक बार रख के ऐसे काटा हूँ और एक बार यहाँ रख के ऐसे काटा हूँ। तो ऐसे काट जाने के बाद और यहाँ से बी से मैच कर दूंगा, ठीक है। तो बी से मैच कर दिया तो देखो अब दोनों तरफ इस तरह से खींच दोगे, दोनों तरफ बी और पी में, तो ऐसा बन जाएगा। और ऐसा बन जाने के बाद बच्चों देखो यहाँ पे अगर जब मापोगे यहाँ वाला जो कोण मापोगे तो 60 डिग्री आप खुद ब खुद बन जाएगा। देखो ऐसे मैंने मैच कर दिया, आप लोग देख सकते हो चित्र में, ठीक है। तो ये 120 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये खुद ब खुद 60 डिग्री हो जाएगा। देखो कैसे हो गया, देखो यहाँ पे मैच किया तो मैंने, देखो बच्चों एकदम एग्जैक्ट 60 डिग्री आपका आ गया है। तो इस तरह से आपको लिख देना है, देखो यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, देख लीजिए। और आपको जो प्रोसेस लिखना है इस तरह से प्रोसेस लिख दीजिएगा, आपको किनारे में लिखना पड़ता है प्रोसेस, चित्र के बगल में ये प्रोसेस लिख दीजिएगा। देखो यहाँ चित्र बनाए हो तो बगल में यहाँ लिखना दिया है, ऐसे करके यहाँ पे बगल में आपको जो लिखना है वो वाला भी मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। तो ऐसे करके आपको लिख लेना है, देख लीजिए आप लोग खुद ब खुद, और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन देखो बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को पूछ रहा है लाल गेंद निकालने की, काली गेंद या नीली गेंद निकालने की आपको प्रायिकता यहाँ पे पूछी जा रही है। कुल गेंदों की संख्या कितनी बच्चों, मैं बता दूं कि लाल गेंदों की संख्या 1 है, लाल की कितनी है, 1 है। फिर काली की कितनी है बच्चों, काली की आपका 5 है और नीली की आपकी 3 है। तो कुल कितनी हो गई बच्चों, 5 3 8 1 9। तो समझ लीजिए कि एक थैला में 9 आपका बॉल ऐसे से रखा हुआ है और अलग अलग रंग के, आपको कैसे रंग का मैंने बता दिया, ठीक है। 5 काला है, 1 लाल है, 1 नीली है। तो एक लड़का या लड़की जो भी है वो यहाँ से यादृच्छा मतलब बिना देखे यहाँ से एक बॉल निकालता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो लाल गेंद होगी, काली गेंद होगी, नीली होगी, ये आपको क्वेश्चन किया गया है। तो आसान क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इसको करते हैं। कैसे लिखना, चलिए ये वाला चित्र आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पर जो दिया हुआ वो लिखे थैले में, है ना, लाल गेंद की संख्या, क्या लिखेगा लाल गेंद की संख्या, ठीक है। कितना दिया बच्चों, ये अभी चित्र किधर गया, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिख देता हूँ, आप लोग समझ लीजिए ये चित्र नहीं है। अब यहाँ पे मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, थैले में, आप लोग नहीं लिखिएगा, आप लोग पूरा लिखिएगा, थैले में आप लोग लिखते चलिएगा, मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं बताऊँगा। काली गेंद की संख्या, तो काली गेंद की संख्या कितनी बच्चों, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। और उसी प्रकार फिर नीली आपको जो दिया हुआ है, नीली गेंद की संख्या आप लोग को कितना दिया हुआ है बच्चों, आप लोग को दिया हुआ है 3, ठीक है। तो कुल कितने हो गए बच्चों, तो कुल गेंदों की संख्या हम लोग लिख ही लेंगे। थैले में कुल गेंदों की संख्या, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे लिखिएगा, राइटिंग अच्छी लिखिएगा, आप लोग मेरे जैसे हड़बड़ में नहीं लिखिएगा, तो 9 हो जाएगा। तब आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा गया, चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गया बच्चों की, किसका यहाँ पे पूछ रहा है प्रायिकता, सबसे फर्स्ट में आपको पूछ रहा है कि
काली गेंद की, है ना। देखो क्वेश्चन में देख लिया हूँ, तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए, इसलिए कुल परिणामों की संख्या पहले ही लिख लूँगा मैं, क्योंकि देखो 9 बार वो निकाल सकता है। कितनी बार निकाल सकता है? 9 बार। तो कुल परिणामों की संख्या, है ना, कुल संभव परिणामों की संख्या 9 हो जाएगा। जब भी वो निकालेगा तो कितने परिणाम हो सकते हैं? कुल संभव 9 परिणाम हो सकते हैं। कुल संभव परिणामों की संख्या ऐसे करके लिखना है। और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 9 हो जाएगा। अभी मैंने समझाया कैसे। अब यहाँ से फर्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना शुरू करो। काली गेंद में पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखो काली गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या। काली गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी बार? अनुकूल 5 है, 5 हो जाएगा। 5 बार ये निकल सकता है। काला गेंद कितना बार निकल सकता है? 5 बार। ठीक है, जो जितना बार निकल सकता है उसको लिख देना है। तो 5 बार ये निकल सकता है ना। 9 बार अगर निकालोगे तो 5 बार क्या निकलेगा? काली गेंद निकलेगा। इसका सीधा मतलब यही है कि 9 बार में 5 बार ये निकलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ काली गेंद, है ना, ठीक है, काली गेंद है, क्या हो जाएगा बच्चों? 5/9 हो जाएगा, सीधा सीधी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकेंड नंबर में देखो पूछ रहा है लाल गेंद, तो लाल गेंद ऐसे लिख दूंगा। लाल गेंद आप लोग उतार लीजिएगा। लाल गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है बच्चों? लाल गेंद के अनुकूल 1 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी काली लाल गेंद है, क्या हो जाएगा? लाल गेंद है, सीधा मैं लिख देता हूँ। तो 9 बार में 1 बार ही निकलेगा लाल गेंद, तो 1/9 हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको नीली गेंद पे है, तो नीली गेंद यहाँ लिख देना, नीली। और फिर सारा प्रोसेस आप लोग घुमा लेना। बराबर कितना है? तो आप लोग को पता है कि नीली गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है। तो प्रोबेबिलिटी नीली गेंद है, क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी नीली गेंद है, क्या हो जाएगा बच्चों? नीली गेंद है 3/9 हो जाएगा बच्चों, जो कि कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 3 9, क्या हो जाएगा? 1/3 आपका आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। ये आसान क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत छोड़ देना। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। देखो ये भवन है, और ये क्वेश्चन को देखो अथवा में नहीं रहता था। अगर ये क्वेश्चन बनाने नहीं जाने को दिक्कत हो। ये भवन है बच्चों, और इस भवन के किनारे में एक टावर है। देखो यहाँ पे एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, याद रखिएगा। तो उस टावर का आपको क्या दिया हुआ बच्चों कि उन्नयन कोण। देखो यहाँ पे एक टावर पर से उन्नयन कोण मतलब ऊपर होता है बच्चों, और अनोवन कोण मतलब नीचे। तो उन्नयन कोण आपको 60 डिग्री दिया है, मतलब कि यहाँ से इसका शिखर से इसका शिखर का जो बीच में जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, जहाँ पे जो खड़ा होकर देख रहा है आदमी। और जब नीचे देखता है तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है बच्चों। तो ये जब 45 डिग्री है तो आप लोग ध्यान से समझना, तो ये भी 45 डिग्री ही होना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि रैखिक युग्म से देखो ऐसे करके, है ना। ऐसे करके आप लोग चित्र बना के जितना ज़्यादा हो सके पहले एक बार ब्रीफ में बना लेना। ऐसी यहाँ पे ए मान लेता हूँ मैं, इसे सॉरी ए यहाँ पे मान लेता हूँ, और यहाँ पे आपको बी मान लेते हैं, और इसको x सेंटीमीटर मान लेते हैं। आप लोग जितना हो सके ये सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया करो। और ये आपको 7 मीटर दिया हुआ है बच्चों। भवन की ऊंचाई 7 मीटर आपको दिया हुआ। टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, तो देखो ये जब इतना है तो ये सीधा जब ये लाइन गया है तो ये वाला भी 7 मीटर ऊँचा हो जाएगा ना। तो ये 7 मीटर यहाँ लिख देंगे, और इसकी ऊँचाई हमको पता नहीं, तो यहाँ पे h ऐसे करके लिख देंगे। यहाँ पे h हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सबको मार्किंग दे दो, नाम दे दो A B, यहाँ पे C दे दो, यहाँ पे D दे दो, यहाँ पे मैं D दे रहा हूँ D, और यहाँ पे ऊपर E दे दिया। ऐसे करके मार्किंग आपको दे देनी है। अब देखिए कैसे कैसे आपको बनाना है। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में बता रहा हूँ, सीधा ऐसे करके बनाना है आपको एग्जाम में। लिखिएगा माना, जल्दी जल्दी लिखिएगा, माना AC = 7 मीटर, है ना, जो कि ऊंचा एक भवन है। देखो AC जो है 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, जो आपको है सारी चीज़ें लिखते जानी है। ऊंचा एक भवन, यहाँ पे भवन लिखिएगा, भवन है, ऐसे लिख लीजिएगा। तथा BE क्या है? BE आपका केबल टावर है, एक केबल टावर है, केबल टावर है ना, केबल टावर है। प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार क्या दिया, पहले लिख लेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार आपको लिखना है आगे, और उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार कोण DCE, कोण D, देखो DCE 60 डिग्री हमको है, तो कोण DCE ये वाला लिख देंगे, 60 डिग्री दिया हुआ है। और एक चीज़ और आपको दिया हुआ 45 डिग्री ये वाला, तो क्या लिखेंगे? कोण DCB, है ना, या कोण BCD। तो चलिए कोण BCD लिख देते हैं, कोण BCD। और देखो ये जब 45 डिग्री तो ये भी हो गया, तो कोण ABC ये भी आपका हो जाएगा, कोण ABC भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री। इतना दूर तक आप लोग लिख लीजिए, जो जो दिया हुआ पहले लिख लीजिए। अब देखिए इसको h हम मान लिए हैं पहले ही, तभी ना हम लोग निकालेंगे। ये ऊंचाई निकाला तो क्या हो जाएगा? 7 + h। तो हम लोग लिखेंगे माना DE यहाँ तक h माना हो तो यहाँ पे लिख दीजिएगा h मीटर, है ना। अब चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन पार्ट पर आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अब समकोण सीधा यूज कीजिए, ठीक है। अब समकोण, कौन सा समकोण यूज कर रहा है मैं बता देता हूँ। त्रिभुज ABC ये वाला यूज कर रहे हैं बच्चों, ABC ए समकोण त्रिभुज ABC में, सीधा लिखिएगा ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा बच्चों? AC, ये देखो AC, ध्यान से सुनना, AC/AB, तो ये हो जाएगा क्या? 10 45 डिग्री हो जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ से हमको AB का वैल्यू मिल जाएगा, AB का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? AC
है ना, डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू 1045 डिग्री। देख लो 1045 बन रहा है ना, 1045 डिग्री। सीधे डायरेक्ट लिखा करो क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन है। यहीं पर आगे लिखना है आपको, नीचे लिखना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 7 दिया हुआ है AC, देखो AC का वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो डिवाइड बाई AB, और ये होता है 1, आपको पता होगा। तो हो जाएगा, यहाँ से निकल गया AB बराबर 7 मीटर, यहाँ से निकल गया AB बराबर 7 मीटर। तो इसको घेर दो और इसको समीकरण हो सके तो 1 भी मान सकते हो, ठीक है। परंतु इसी प्रकार चलो हम लोग देखते हैं त्रिभुज DCE में देख लेते हैं अब, ठीक है, DCE, ठीक है। तो यहाँ से H का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज DCE में क्या हो जाएगा बच्चों, DE बटे, ध्यान से सुनना, DE बटे DC। देखो DE यहाँ पे है और DC, फिर वही चीज़ करेंगे यूज 1060 डिग्री। सब जगह 10 का ज़्यादा यूज होगा, 10 का वैल्यू आपको मुँह पर याद होना चाहिए, इसलिए पिछले मैंने बार बता दिया था 1045 1060 डिग्री सबका वैल्यू मैंने इसीलिए बता दिया। अब DE को देखो मैंने H माना है, चित्र में देख सकते हो, और DC को मैंने क्या माना है, 7 माना है। देखो DC, ये जब 7 निकल गया बच्चों, ध्यान से समझना, जब ये 7 मेरा आ गया है तो ये से CD भी 7 हो जाएगा। यहाँ पे आगे लिख भी सकते हो AB बराबर 7 मीटर, दिस इम्प्लाइज CD बराबर 7 मीटर। यहाँ पे चाहो तो लिख भी सकते हो ऐसे करके, अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे H डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 1060 डिग्री का वैल्यू मैंने बताया था √3। तो यहाँ से H का वैल्यू देखो बच्चों आ गया 7√3 मीटर, आ गया ना बच्चों। तो देखो जब H मिल गया और मुझे ये मिल गया तो अब तो मेरा वैल्यू आ ही गया, ठीक है। जब H भी मिल गया है मुझे, ये तो हमको पता ही है, तब हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे बच्चों। अब सीधा आपको करना नहीं है, आपको सभी चीज़ें आ गई हैं वैल्यू। अतः डायरेक्ट लिखिए, अतः है ना, केवल टावर की ऊंचाई, देखो मैं जैसे बता रहा हूँ एकदम एग्जाम में उसी तरह लिखना, एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। BE, हमको BE निकालना है, देख लो BE आपको पूरा ऊंचाई है, देखो ध्यान से, BE पूरा ऊंचाई BE है, ठीक है। तो BE का क्या होगा वैल्यू बच्चों, 2 भाग में बांटा था मैंने, DE प्लस BD, आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था। तो क्या हो जाएगा 7 + 7√3 मीटर। अब यहाँ से देखो तो बच्चों 7 कॉमन आ रहा है क्या, तो आ रहा है, तो 7 1 + √3 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो बच्चों सेक्शन C के जितने भी क्वेश्चन है उसमें चित्र अच्छे से बनाना ताकि मार्क्स आपको पूरे मिले। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको क्या दिया हुआ, एक अर्धगोला है बच्चों, एक अर्धगोला है और उसके ऊपर एक शंकु आरोपित है बच्चों, एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। ऐसे करके चित्र बना लेना आप लोग, और याद रखिए कि इसका जो आपको दिया हुआ है त्रिज्या 3.5 दिया हुआ है ना, 3.5 आपको दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया है। और इसकी जो कुल ऊंचाई दिया है बच्चों, ऐसे करके जो कुल ऊंचाई है मतलब चित्र में शंकु पर अध्यारोपित की 15.5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ये पूरा कुल ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। और मैं आपको बता दूं कि तो यहाँ से आप लोग बांट सकते हो कि जब ये आपको 3.5 सेंटीमीटर है तो आपको पता होगा कि जो अर्धगोला होता है ये वृत्त में ही घूमता है, वृत्ताकार होता है। तो ये जब 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा, तो यहाँ तक की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर आप लोग अपने आप से अनुमान लगा सकते हैं। और शंकु की ऊंचाई यहाँ से कितना निकल गया बच्चों, तो इसमें ये घटाओगे तो कितना होगा, 15 में 3.5, 15.5 में 3.5 घटाओगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर मेरा शंकु की ऊंचाई हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई कैसे निकाला समझ में आ गया ना आप लोग को, 12 सेंटीमीटर। ये देखो बाबू यहाँ से यहाँ तक पूरा ऊंचाई है और ये वाला यहाँ तक हटा देंगे तो ये निकल जाएगा ना शंकु का, ये पूरा यहाँ से ऊंचाई है और ये यहाँ से यहाँ तक का मैं निकाल दूंगा तो यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा ना घटा देने के बाद। तो यही मैंने लिख दिया है, ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलो हम लोग सीधे निकालते हैं बच्चों। तो हम लोग को यहाँ पे देखो इसका पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो ध्यान से सुनना कि अर्धगोला का सिर्फ बाहरी सिरा दिखेगा, ये वाला सिरा नहीं दिखेगा क्योंकि इस पर शंकु लगा दिया गया, तो ये वाला सिरा को आप लोग नहीं जोड़िएगा। तो आप लोग याद रखिए कि गोला का कितना होता है आपका 4πr² होता है इसका क्षेत्रफल। तो आपको यहाँ पे ये वाला सिरा जो रहता है तो यहाँ पे 3πr² होता है। जब ये वाला सिरा दिखता है तो अर्धगोला, और ये वाला दिखता है, जब ये नहीं दिखता है तो 2πr² होता है। याद रखिएगा अगर ये वाला सिरा नहीं दिखता है तो 2πr² होता है। और शंकु का क्या होता है, πrl होता है बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम आधार को नहीं जोड़ते हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सिर्फ ये वाला सिरा किनारे वाला, अगर आधार जोड़िएगा तो πr² जोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सिरा ये वाला दिख ही नहीं रहा, ढक गया है, तो आप लोग समझ सकते होंगे कि ये वाला चीज़ को आप लोगों को नेग्लेक्ट करना है, जो ये मैं डार्क कर दिया हूँ। बाकी ये वाला सिरा का आपको निकालना πrl, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, और अर्धगोला का 2πr²। चलिए हम लोग उसी तरह से बनाते हैं। ये सारी चीज़ें समझ होनी चाहिए, अगर समझ नहीं है तो नहीं बना पाओगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखो जो जो दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, पिछले बाकी सभी क्वेश्चनों में सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। खिलौने के, है ना, अर्धगोलाकार है ना भाग की त्रिज्या, पहले जो दिया हुआ लिखिए भाग की त्रिज्या। थोड़ा सा मैं तेज़ी से लिख रहा हूँ तो राइटिंग ख़राब होगा, तो थोड़ा ना आप लोग
समझिए 3.5 सेंटीमीटर। और खिलौने के अर्धगोला खिलौने के अर्धगोला भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल देते हैं। खिलौने के अर्ध, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है ये यूज हो जा रहा है, अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को फॉर्मूला पता है क्या होगा, 2πr²। अभी मैंने नीचे बता दिया था। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2π का वैल्यू होता है 22/7 और r का वैल्यू मैंने कितना बताया था 3.5। देखो ना अर्धगोलाकार में, तो 3.5 × 3.5 क्योंकि 2 बार है तो ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों देखो 3.5 से 2 बार में कटेगा बच्चों, और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 22 × 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आ जाएगा। गुना करोगे तो 22×3 = 66 और 22 का आधा कितना होता है 11। गुना करके देख लेना, डायरेक्ट 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग गुना करने सीख लीजिए, ठीक है। नहीं गुना करोगे तो गलत आएगा। मैं डायरेक्ट निकाल दिया 22×3 = 66 और आधा 0.5 से गुना होगा तो 11 होगा। तो 66 + 11 77 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, आप लोग करके देखना। अब देखो यहाँ पे बच्चों मैं बता दूँ कि अब जो शंकु का है तो शंकु का जो क्षेत्रफल होता है πr/l होता है, ठीक है। और ये हमको h दिया हुआ है। ध्यान से सुनना, शंकु में क्या दिया हुआ है। शंकु में मुझे ये वाला ऊंचाई दे दिया गया है 12, ये वाला 12 दे दिया गया है। और मुझे ये मालूम करना बच्चों, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई होना चाहिए। πr/l में l जो होता है तिर्यक ऊंचाई होता है। तो ये वाला कैसे निकालेंगे बच्चों, तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि l का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए यूज करेंगे उसका और उसको निकाल के उसका मतलब बनाएंगे क्वेश्चन। तो हम लोग आगे यहाँ पे लिखेंगे खिलौने के, अब शंकु भाग में आगे बढ़ रहे हैं। खिलौने के शंकु भाग की त्रिज्या है ना कितना है बच्चों, इसका भी आपको 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। देखो दोनों एक ही ऊपर अध्यारोपित है तो दोनों का ताकि त्रिज्या सेम ही होगा ना। ये आधा होता है त्रिज्या, यहाँ से आधा, तो ये यहाँ त्रिज्या, यही त्रिज्या उसकी भी होगी, ठीक है। और खिलौने के शंकु भाग की ऊंचाई अभी मैंने बता दिया था, वो भी लिख देना चाहते तो लिख दीजिए। खिलौने के शंकु भाग की, इस तरह आप लोग नहीं मारिएगा, की ऊँचाई आप लोग लिखिएगा कि शंकु भाग की ऊँचाई क्या हो जाएगा बच्चों। शंकु भाग की ऊँचाई भी मैंने निकाला 15.5 - 3.5 है ना। क्या हो जाएगा बच्चों सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा बच्चों 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये यहाँ पे ब्रैकेट देके सेंटीमीटर मैंने लिखा है ताकि एग्जामिनर को भी अच्छा लगे कि सभी चीज़ें उसको यूज करने आती हैं, ठीक है। इस तरह करके लिखना। अब इसका यहाँ से इसका तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं, इसलिए तिर्यक ऊंचाई शंकु की, इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। यहाँ पे एल लिख दीजिए ब्रैकेट में, एल = √अंडर क्या होता है h² + r²। ये आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा। तो डायरेक्ट आगे बढ़ाइए। तो h का वैल्यू दिया हुआ है 3.5 का स्क्वायर r का, और h का स्क्वायर क्या दिया, आगे पीछे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों का स्क्वायर मैंने ले लिया, इसका और इसका, ठीक है। अब देखो 3.5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 3.5 को 3.5 से गुना करोगे तो आप लोगों को पता होगा जिसके अंक में लास्ट में 5 होता है वो डायरेक्ट एक बढ़ा कर इससे गुना हो जाता है। 3 × 12.25 आएगा। अगर ये आप लोग को नहीं निकालने आ रहा है बच्चों तो आप लोग यहाँ पे गुना कीजिएगा 3.5 × 3.5, यही आएगा आपको 12.5। अगर नहीं जानते तो कर लेना, 12 × 144 होता है बच्चों। जोड़ दोगे तो कितना आ रहा है, जोड़ने पर आपका आ रहा है 156.25। देखो 4 2 6 4 1 5 और 1 का 1 रह जाएगा, 0.25 इधर रह जाएगा। इसका रूट अंडर निकालना है। अब देखो बच्चों इसका वर्गमूल हमको निकालना होगा। ये जो आ गया है इस दोनों को जोड़ने पर ये आया, तब इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए मैं बता दूं कि इसका 25 लास्ट में, तो इसको नेगलेक्ट करेंगे और 156 को देखेंगे। आपको भी मैंने बताया कि 3 पॉइंट अगर आपको वर्गमूल निकालना है 45 का तो कैसे निकालते थे, आप लोग को याद होना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो 4 × 5 = 20 और 5 × 5 = 25 ऐसे लिख देते थे ना, मतलब 1 बढ़ा के इसको गुना करते थे। तो यहाँ पे 20 को हम कैसे कर सकते हैं, 4 × 5 = 20, तो 4 और 5 ही आपको वर्गमूल होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 25 को नेगलेक्ट करेंगे और 156 को देखते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि 12 × 12 = 144, 12 13 156, तो 12, तो क्या हो जाएगा 12.25 इसका वर्गमूल हो जाएगा। अगर इस तरह से नहीं जानते बच्चों करने कैलकुलेट तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए एग्जाम में, आपको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप लोग वर्गमूल निकालिएगा, अगर आपको नहीं निकालने आता तो चलिए मैं निकाल देता हूँ। ऐसे ऐसे करके निकालिएगा। इधर से जोड़ा लगता है आप लोग को पता होगा। तो 1 एकम जाएगा बच्चों, 1 एकम 1 से जाएगा है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। 56 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब फिर कितना जाता है बच्चों, फिर कितना जाएगा, 2 2 है जाएगा ना, 22 22 यहाँ 44 होता है ना, 22 2 ने, तो यहाँ पे 2 लिख देना, तो 44 जाएगा बच्चों, क्योंकि 23 3 69 हो जाता है ना इसलिए। तो यहाँ पे भाड़ा आएगा बच्चों भाग देके, फिर यहाँ पे 24 हो जाएगा। आप लोग को वर्गमूल देने अगर आता होगा तो यहाँ पे पॉइंट जाएगा, फिर 25 उतरेगा। अब यहाँ से देखना बच्चों कितना बार में जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को कैलकुलेट करने आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 2 बार में जाएगा, क्योंकि 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ठीक है।
यहाँ पे घटा के देख देता हूँ, 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, पॉइंट दिया 2, 5 यहाँ पे उतरा है बच्चों, है ना। और हमारा आंसर कितना है, 12.5 है। ये 12.5 इसका आंसर आ रहा है। सॉरी, मैंने 12.25 बोला था। तो यहाँ 5 बार में जाएगा बच्चों। कितना बार में जाएगा, 5 बार में। देखो 5 5, तो 25 25 के 5, हाथ में 2, 4 5 20, 2 22 के 2, हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12 कट जाएगा। तो ये 12.5 इसका आंसर है। मैं यहाँ पे गलती से लिख दिया, इसीलिए मैं बोला कि वो वाला ट्रिक जरूर यूज कीजिए, लेकिन अगर अच्छे से मालूम नहीं है तो यूज नहीं कीजिए। मैंने कैसे गलती कर दिया पता नहीं, 0.25 हमको नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि 0.5 का ही गुणक होता है ना वो। ठीक है, चलिए इस तरह चीज़ें करनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे इसका हमको क्रिया की ऊंचाई पता हो गया, ठीक है। तो अब इसका हम शंकु के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो शंकु भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ऐसे शंकु भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब निकल जाएगा ना, पाई आर एल होता है, बराबर पाई आर एल यूज कर देना है। क्या लिखेंगे, 22/7, आर का वैल्यू है 3.5 और ये आ गया 12.5। इसको इधर ये किनारे में बना रहा हूँ बच्चों, ये इसके नीचे जाएगा, जगह नहीं है इसलिए मैं कर रहा हूँ। इसके नीचे ये जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ से ये नीचे जा रही है, इसके नीचे जा रही हैं, ठीक है। ये ऐसे मैं एरो मार दे रहा हूँ, इसके नीचे ये आएगा, इसके नीचे, ठीक है। तो चलिए अब क्या कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे कैंसिल आउट कर देगा। देखो 7 5 35 2 बार में और 2 11 हैं। अब 11 को इससे गुना करोगे तो कितना आता है, आप लोग गुना करके देख लेना, 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों को कुल वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, तो ये दोनों का जोड़ होगा, इसका और इसका, तो दोनों को जोड़ देंगे अब, ठीक है। तो लिखेंगे अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिख देना यहाँ पे अर्धगोलाकार का क्षेत्रफल, मैं शॉर्टकट में मार दे रहा हूँ, अर्धगोलाकार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, ऐसे लिख देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बराबर 77 प्लस 137.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का बात हो रहा है। जोड़ के कितना आ रहा है आंसर बच्चों, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सबका आंसर आएगा। आशा करता हूँ पसंद आएगा बच्चों, बहुत मेहनत से तैयार कर रहा हूँ, वीडियो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो बच्चों क्या दिया हुआ है कि एक अर्धगोला दिया हुआ है, फिर से वही पुराने क्वेश्चन जैसा, उसके ऊपर शंकु ही अध्यारोपित है, फिर से शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। और शंकु का आपको दे दिया है कि ये त्रिज्या जो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो इसका जब अर्धगोलाकार का भी हो गया तो शंकु का भी 1 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गया। ध्यान से समझना, ये दोनों का सेम ही हो गया, ये त्रिज्या जो है दोनों का सेम ही हो गया 1 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जो इसकी ऊंचाई दिया गया शंकु का वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन पाई के पदों में पूछ रहा है। तो याद रखिए कि गोला का जो होता है बच्चों, आपका जो आयतन होता है, आयतन मैं बता रहा हूँ, तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। और अर्धगोला का पूछ रहा है तो इसको आधा से गुना कर देंगे, आधा से, तो 2 2 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे अर्धगोला यहाँ पे लिख देता हूँ, अर्धगोला का मैं निकाल रहा था, गोला का से आधा हो जाएगा उसका। तो अर्धगोला का फिर क्या आया बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब, ये आपका हो गया अर्धगोला का। और शंकु का क्या होता है बच्चों, शंकु का मैं बता दूँ कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यही दोनों फार्मूला यूज़ होगा। देखो कैसे बनाना है बच्चों, यहाँ पे जो दिया हुआ पहले यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर दिए गए, है ना, ठोस के अर्धगोलाकार, जो दिया हुआ है वही चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, अर्धगोलाकार प्रश्न से, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या मतलब आर हमको दे दिया गया है, कितना दिया है बच्चों, 1 सेंटीमीटर। और उसी प्रकार फिर दिए गए ठोस के शंक्वाकार, है ना, शंक्वा युवा है, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या आर कितना दिया हुआ बच्चों, 1 सेंटीमीटर। और इसी तरह फिर शंक्वाकार, आपको पूरा लिखना है एग्जाम में, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, यहाँ पे एच लिख देना 1 सेंटीमीटर। ये तीनों चीज़ें लिस्टिंग कर लेना आप लोग एग्जाम में, क्योंकि 6 नंबर का है तो सारी चीज़ें चित्र भी बनाना होगा, चित्र भी अच्छे से बनाना, बड़ा ऐसे करके बनाना, मैं बता दे रहा हूँ। चित्र भी बना देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेगा सर चित्र नहीं बना दिए बढ़िया, अब हम कैसे चित्र बनाएंगे, तो देखो ऐसे बनाना। अब समझ में आया कैसे बनाना है। ये 1 सेंटीमीटर यहाँ लिख देना और इसकी ऊंचाई यहाँ पे लिख देना 1 सेंटीमीटर बच्चों, बन गया चित्र, अच्छा भी लगेगा देखने में। यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर लिख सकते हो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी। तब चलिए लिखेंगे अतः ठोस का आयतन बराबर, अतः यहाँ एक ठा है बच्चों, ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अर्धगोलाकार भाग की आयतन, अर्धगोलाकार मैं आगे लिख रहा हूँ बच्चों, यहीं से नीचे ये सारी चीज़ें अलग हैं। अर्धगोलाकार भाग का आयतन प्लस, ये आयतन है, आयतन प्लस
शंक्वाकार भाग का आयतन, शंक्वाकार का भाग का आयतन या भाग का आयतन पूरे ठोस का निकालना है तो दोनों को जोड़ना होगा। ठीक है भाई, मैंने लिख दिया है। अब चलिए फॉर्मूला लिख दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि पाई के पदों में पूछ रहा है। तो 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो बच्चों कॉमन क्या क्या आ रहा है, यहाँ से हमको पाई के पदों में निकालना है तो पाई ही बाहर ले लेंगे। तो पाई अगर बाहर लोगे बच्चों तो बचा क्या, 2/3 आर क्यूब प्लस ये क्या बचा बच्चों, 1/3 आर स्क्वायर एच। और याद रखिए आर का वैल्यू 1 दिया है, आर का वैल्यू 1 दिया है, एच का भी वैल्यू 1 दिया है, तो सब 1 1 हो जाएगा। तो 2/3 प्लस 1/3 हो जाएगा बच्चों। और ये आयतन बोल रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखते जाना, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन के पदों में पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/3 और 2/3 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। देखो जोड़ के भिन्न भिन्न का जोड़ में देखोगे 2/3 और 1/3 तो 2 + 1/3/3, 3/3 कितना होता है, 1 होता है। तो याद रखिए ये आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर, क्योंकि ये 1 हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो बच्चों ये जो आपका अगला क्वेश्चन है ये बारंबारता से और माध्य आपको ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल का 6 आपको मतलब कि दिया हुआ है वैल्यू, तो 6 बार हम लोग ऐसे से करेंगे। पहला आपको दिया है क्लास इंटरवल 0 से 10। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते जा रहे हैं। फिर 10 से 20 दिया है, 10 का वर्ग अंतराल सब में है। ठीक है, फिर 20 से 30 दिया है, जैसा क्वेश्चन में दिया आप लोग बना लीजिएगा। 30 से 40 दिया है, 40 से 50 दिया है और 50 से 60 तक दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, बगल में रखा हूँ मैं, 50 से 60 तक है। ठीक है, अब बारंबारता आपको जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है कि कितना बार बारंबारता दिया हुआ है। फर्स्ट में 5, फिर 8, फिर 10, फिर 3, फिर 8। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, 6 नंबर में आपको जरूर बनाना चाहिए। और वर्ग चिन्ह क्या होता है बच्चों आप लोग को पता है, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा बटे नीचे माइनस निचली सीमा बटे 2। याद रखिए वर्ग सीमा का क्या होता है फॉर्मूला, वर्ग चिन्ह का है ना, ऊपरी सीमा है ना प्लस निचली सीमा बाई 2। याद रखिएगा ऊपरी सीमा प्लस होता है, माइनस नहीं, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बाई 2। ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देना रहता है। तो चलिए हम लोग दोनों को जोड़ लेते हैं। 10 और 0, 10 हुआ, 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। ये दोनों जोड़िए, 20 10 30, 30 को 2 से भाग दीजिएगा 15 आएगा। डायरेक्ट याद रखिए इसके जो बीच में आएगा ना डायरेक्ट लिख दीजिए। 20 और 30 के बीच में क्या था 25, तो 25 लिख दीजिए। 30 40 के बीच में क्या था 35 लिख दीजिए। 40 50 के बीच में क्या था 45 लिख दीजिए। डायरेक्ट लिख सकते हैं। 50 60 के बीच में क्या आएगा 55 आएगा। अब भाग भी देख के देख सकते हैं कि 60 50 110, 110 को 2 से भागा देगो तो 55 ही आएगा। ठीक है, और एफ का वैल्यू आप लोग को पता होगा बच्चों क्या होता है कि बारंबारता को उसके x से गुना कर देते हैं, जो वर्ग चिन्ह रहता है उससे गुना करके लिखते जाते हैं। तो देखो 5 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 25, 15 ठी 120, 25 दे 250, 35 दिया कितना होता है बच्चों 5 दिया 15, 5 हाथ में 1, 3 3 1 10 105, 45 8 पूछ रहा है बच्चों, 8 5 40 के सुना हाथ में 4, 8 6 32 4 36 और 55 6 5 30 के सुनना हाथ में 3, 6 5 30 3 33। ये आपका वैल्यू आ गया बच्चों। आप लोग इसको ये अब मैं हटा देता हूँ, आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया होगा तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको सम कर लेते हैं बच्चों। हमको देखो बच्चों माध्य क्यों सम करेंगे, माध्य में हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ मैं लिखना भूल गया बच्चों, वर्ग चिन्ह को 1 से दिखाते हैं और बारंबारता को f से दिखाते हैं। इसको f लिख लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूले में यूज होगा। तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है बच्चों माध्य बराबर। तो चलिए दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखते हैं एफ को पहले निकाल लेते हैं बारंबारता। 8 5 13 10 23 23 3 26 26 8 कितना होता है 34, 26 8 34 और 6 40 ये आया बच्चों सिग्मा एफ। और ये निकाल लेते हैं तो 0 0 5 5 5 10 के शून्य हाथ में 1 आ गया बच्चों। फिर 3 1 4 6 10 10 5 15 15 2 17 17 और 2 19 के 9 हाथ में 1 आ गया बच्चों, है ना। 3 3 6 1 7 8 9 1 10 और 1 11 1190 आ गया बच्चों। तो हम लोग सीधे लिखेंगे 1190 डिवाइड बाई 40। ठीक है, चलिए इसको कैंसिल, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से देखिए 4 2 जा 8 हो जाएगा बच्चों और 3 बचा तो यहाँ पे 39 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हो तो भाग भी दे सकते हो, इधर करके आप लोग भाग भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कटाने नहीं जानते हो तो 4 दूने 8 3 4 30 4 9 36 4 9 36 फिर 3 बचा तो 3 0 4 7 28 फिर 2 बचा 0 4 5 20। मतलब कि बच्चों 29.75 इसका आपको आंसर हो जाएगा। माध्य लिख देना, माध्य बराबर 29.75। ये क्वेश्चन आसान है, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे आराम से। तो ये क्वेश्चन को छोड़ना नहीं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपको वर्ग अंतराल दिया है उसका एक कॉलम बना लेना है, पिछले ही जैसा कि क्वेश्चन में बनाया था, फिर बारंबारता और संचयी बारंबारता इसमें अलग बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर बारंबारता का एफ क्यों लिखा हुआ है तो मैं बता दूं, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता, तो इसलिए यूज किया गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए संचयी बारंबारता यूज हुआ है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल लिखा हुआ है देखिए इस तरह से करके, और फिर उसकी बारंबारता जो दी हुई है वो लिखा हुआ है। देखिए संचयी बारंबारता में ये 2 कैसे आया, तो ये 2 जो दिख रहा है बगल में आपको, यही 2 यहाँ पे आया हुआ है। अब देखिए ये दोनों जोड़ के, देखो ये 2 और ये 3, 2 3 हो जाएगा 5, फिर 5 ये वाला 5 और ये 7, 7 5 12, फिर 12 और 6 18। देखिए ये 18 6 24, मतलब कि कभी भी लिखना है आगे वाला ये संचयी बारंबारता, जैसे ही नीचे जाओगे तो ये वाला और ये वाला जोड़ना है क्रॉस में, फिर ये वाला जोड़ोगे तो ये आएगा, ये वाला और ये वाला जोड़ोगे तो ये 18 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और ये 18 और ये 6 जोड़ोगे तो 24 आ जाएगा। इस तरह से करके लाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बना लेना। और देखिए बारंबारता का जो होगा वो n कहेंगे उसको, n इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ f, और वो 30 आया। जोड़ के देखिएगा 2 3 5 7 12, 12 6 18, 18 6 24 36, और ये 30 जो है, ये 30 जो आया है, ये 30 इसके बराबर आना चाहिए संचयी बारंबारता तक। अगर ये बराबर नहीं है तो सोचिए आप कहीं गलती कर रहे हैं, तो ये n का वैल्यू इसी से मिलेगा और ये दोनों बराबर आना चाहिए। चलिए आगे इसके बाद कैसे सॉल्व करना बताते हैं आपको। उसके बाद देखिए बच्चों n/2 हम कैलकुलेट करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ, ठीक है, n/2 इज इक्वल टू, तो n/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 30/2 कितना आ जाएगा 15, है ना। और 15 से ठीक बड़ी, 15 से ठीक बड़ी, ठीक है, ठीक बड़ी संख्या, ठीक बड़ी संख्या देखना है आपको। कहाँ पे, किस में देखना है ठीक बड़ी संख्या आपको, संचयी बारंबारता में। ठीक है, याद रखिएगा संचयी, ठीक बड़ी संख्या संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता में देखो 15 से ठीक बड़ी कौन सा है, ये 18 है। देखो संचयी बारंबारता में, तो इसका यही आ जाएगा वर्ग अंतराल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे करके डैश भी दे सकते हैं कि यही आपका इसी में से आंसर आएगा, 55 से 60 के बीच में आएगा। तो चलिए ये देखिए हमारा संचयी बारंबारता आ गया, संचयी बारंबारता है ना, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है ना, क्या है 18 है। देखो यहाँ पे 18 है, तो ये लिखेंगे 18 है। ये पेन थोड़ा ख़राब है, रुकिए हम पेन थोड़ा बदल लेते हैं बच्चों। हाँ, तो देखिए मैं बता रहा था कि ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 18 है, तो यहाँ 18 लिख देता हूँ, 18 है। ठीक है, जिसके संगत है ना, क्या है, जिसके संगत वर्ग अंतराल कितना है बच्चों, अभी आपको ऊपर मैंने बताया है ना, जिसके संगत वर्ग अंतराल आपका ये है 55 से 70 है, तो लिखेंगे 55 से 70 है। ठीक है, अतः माध्यक वर्ग डायरेक्ट लिखिएगा, अतः माध्यक वर्ग जो होगा आपका यही होगा, अतः माध्यक या माध्यिका वर्ग जो भी आप लिखो वही चीज़ है। माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, 55 से 70, इसी के बीच में आपका आंसर आने वाला है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखना बच्चों, यही आपका एल होता है बच्चों, मतलब निचली सीमा और ये ऊपरी सीमा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं माध्यक का। ठीक है, माध्यिका का जो भी बोलो, चलो माध्यिका का फार्मूला लिखते हैं। माध्यिका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एल प्लस एन, ये जो एन आया n/2 माइनस CF, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों F, और फिर इंटू H। ठीक है, आगे बढ़ाओ तो देखो L का वैल्यू आपको मैंने बताया 55 लेना है, तो 55 ले लेना, प्लस अब ध्यान दो बच्चों कि यहाँ पे ब्रैकेट में ये जो n/2 है, तो n/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे n का वैल्यू n/2 का 15 आया, तो 15 यहाँ लिख देंगे, और माइनस CF। अब देखो बच्चों ये जो CF आपको यूज करना है उसको मैं बारे में बताता हूँ। अब ध्यान देना बच्चों की जो n/2 मैंने लिख दिया है, अब ये जो CF आपको दिख रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या बोलो संचयी बारंबारता, ये आपका क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको जो संचयी बारंबारता जो आपका जो मध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग, उससे ठीक पहले वाले वर्ग का लेना है। देखो ये वाला लेना है, याद रखिएगा ये चीज़ है ना, कि आपका जो वर्ग आया है उसके पहले वाला का संचयी बारंबारता लेना है। तो यहाँ पे 12 आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो 12 ले लिया, और डिवाइड बाई F जो है बच्चों, ये याद रखिएगा क्या 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 चाहिए, CF आपको पिछले वाला का रहेगा संचयी बारंबारता, और जो F है, और कुछ बच्चे देखो यहाँ पे n की जगह बोलेंगे कि सर हमारे बुक में छोटा n दिया, तो छोटा n भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा n भी यहाँ लिख सकते हो ये वाला। और ये जो F है बच्चों, ये F आपका जो बारंबारता है वो आपका जो संगत वर्ग है अंतराल उसी का है। तो देखो इसका वर्ग अंतराल का जो F है, देखो ये F है, ये F है ना, देखो F, तो इसी का लेना है, 6 लेना है, तो यहाँ पे हम लोग 6 ले लेंगे डिवाइड में। ठीक है, देखो हम लोग ले लिए 6 यहाँ पे डिवाइड में ले लिए, लिख दिए हैं, और इंटू H का वैल्यू मैं बता दूं बच्चों कि वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल सब में देखो, सब में 15 15 है।
तो यहाँ पे हम गुना 15 कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो देखो ये 6 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और ये 3 पचे 15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, देखो हो जाएगा 55 प्लस ये 15 में 12 गया तो 3 आ गया, 3/2 और गुने में देखो बच्चों 5 है, तो गुने में हम 5 ले लेते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, देखो तो 55 प्लस ये 1.5 हो जाएगा बच्चों, 3/2 कितना होता है, 1.5 होता है। ठीक है, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकते हो कि ये 2.5 आएगा, 2.5 तिया कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, 7.5 आपका आंसर आ जाएगा 62.5, है ना। यही आपका माध्यिका हो जाएगा बच्चों, और यही देखिए आपका यहाँ पे इस वर्ग के अंदर में भी है आंसर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चों।